फ्रेंड्स, वेलकम टू एलके एकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स अप्रैल सेकेंड वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारी पहली न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली लद्दाख लद्दाख और मनाली के बीच में एक शॉर्टेस्ट रूट को ओपन किया गया है। इस रूट के बारे में बात करें और इस रूट को किसके द्वारा बनाया गया है उस संस्था के बारे में बात करेंगे, बराबर ना। चल, तो एक्चुअली जो ये रोड ओपन किया गया है उस रोड का नाम है निम्मू पदम दर्जा रोड। निम्मू पदम दर्जा रोड, और ये जो रोड बनाया है वो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है फ्रेंड। ये संस्था का काम ही क्या है, नाम से ही पता चल रहा है कि बॉर्डर एरिया है ना, वहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना। जो बॉर्डर एरियाज होते हैं फ्रेंड्स, स्पेसिफिकली अगर मैं लद्दाख की बात करूँ, जम्मू कश्मीर की बात करूँ, बराबर ना, वहाँ पे बहुत ही अनकन्वेंशनल एरिया है जहाँ पे रोड का कंस्ट्रक्शन करना बहुत ही डिफिकल्ट है। तो स्पेसिफिकली इस संस्था को बनाया गया है कि जो टेक्नोलॉजी को डेवलप करती है इस एरिया के अंदर रोड को बनाने के लिए, बराबर ना। तो इस संस्था के द्वारा ये रोड बनाया गया है निम्मू पदम दर्जा रोड, बराबर ना। भी निम्मू पदम दर्जा रोड क्या है, क्यों इसको ये नाम दिया गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ये जो दर्जा है ना, दर्जा वो हिमाचल प्रदेश का है, हिमाचल प्रदेश का, बराबर। और निम्मू और पदम, ये पदम और निम्मू जो लद्दाख के अंदर है, बराबर ना। तो मनाली से, मनाली जो हिमाचल प्रदेश में है, मनाली से दर्जा होके फिर दर्जा से ये सिंकुला पास आता है। देखो, सिंकुला पास क्या है, तो हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के बीच में एक कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए एक टनल बनाई जा रही है। वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी बीआरओ ही बना रहा है, बराबर ना। तो इस रोड को कंप्लीट करने के लिए मनाली से लद्दाख तक जाने के लिए, बराबर, बीच में दर्जा, सिंकुला पास, पदम और नीमू, ये सब स्टेशन से जाते हुए, बराबर, ये रोड कहाँ पे जाएगा, लद्दाख के अंदर, लेह के अंदर, बराबर ना। ओके, तो मनाली और लेह को कनेक्ट करने का ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। इसके लिए सिंकुला पास बनाया जा रहा है। सिंकुला पास किसको किसको कनेक्ट करेगा, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये दर्जा, पदम और नीमू रोड बीआरओ बना रहा है हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को कनेक्ट करने के लिए, मनाली से लेह तक जाने के लिए, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा फ्रेंड्स। और ये जो रोड रहेगा फ्रेंड्स वो ऑल वेदर रोड रहेगा। वो सभी रोड, ये सभी वेदर के अंदर ये रोड काम करेगा, चाहे फिर वो विंटर हो, मॉनसून हो कि समर हो, बराबर ना। और ये जो रोड है उसमें मात्र एक मात्र पास आता है। कौन सा पास आता है फ्रेंड्स, सिंकुला पास आता है, बराबर ना। और ये सिंकुला पास के अंदर टनल वर्क अंडर कंस्ट्रक्शन है, वो भी कौन कर रहा है, बीआरओ कर रहा है, बराबर ना। राइट। तो the connectivity will strengthen the defense preparedness and provide a boost to economic development in the ज़ेंस्कर वैली। तो ये जो लद्दाख के अंदर जो ज़ेंस्कर वैली है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा और डिफेंस प्रिपेयरनेस के लिए भी हम अ, तैयार हो पाएंगे, बराबर ना। तो जो हमारी जो लद्दाख की रेस्ट ऑफ द स्टेट के साथ, रेस्ट ऑफ द कंट्री के साथ जो कनेक्टिविटी है वो बूस्ट हो पाएगी, क्योंकि ये ऑल वेदर रोड है। हम कोई भी वेदर के अंदर लद्दाख तक पहुंच सकते हैं, बराबर ना, इस रोड के माध्यम से, राइट। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर। हमारी सेकेंड न्यूज़ है फ्रेंड्स कि टोटल सोलर एक्लिप्स देखने को मिला अभी। कहाँ पे, नॉर्थ अमेरिका के अंदर। कौन से तीन देशों के अंदर, मेक्सिको, यूएस और कनाडा के अंदर, बराबर ना। और ये टोटल सोलर इक्लिप्स क्या होता है और कितने टाइप है सोलर इक्लिप्स के, उसके बारे में बात करते हैं। सोलर इक्लिप्स का मतलब आपने नाम सुना होगा, सूर्य ग्रहण, बराबर ना। तो टोटल सूर्य ग्रहण देखने को मिला है नॉर्थ अमेरिका के अंदर, स्पेसिफिकली मेक्सिको, यूएस और कनाडा के अंदर, बराबर ना। उसके बारे में बात करें तो न्यूज़ में क्यों है फ्रेंड्स कि 8 अप्रैल को टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिला मेक्सिको, यूएस और कनाडा के अंदर, बराबर ना, नॉर्थ अमेरिका का जो पार्ट है वहां पे। और ये सोलर इक्लिप्स क्या होता है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जब पृथ्वी और सन के बीच में जब मून आए तब क्या होता है, सोलर इक्लिप्स होता है। पृथ्वी और सन के बीच में जब मून आए, बराबर ना, तब सोलर इक्लिप्स होता है। आपको पता है कि मून पृथ्वी का चक्कर लगाता है और पृथ्वी सन का चक्कर लगाती है, बराबर ना। ओके, तो पृथ्वी और सन के बीच में जब मून आए तब क्या देखने को मिलता है, सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है। और सोलर इक्लिप्स चार टाइप के होते हैं। टोटल सोलर इक्लिप्स होता है,
एन्युलर सोलर इक्लिप्स होता है, पार्शियल सोलर इक्लिप्स होता है और हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स होता है, बराबर ना। टोटल सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि चंद्र चंद्र पूरा सन को कवर कर लेता है। आप यहाँ पे देखो कि सन दिख ही नहीं रहा है, बराबर ना, क्योंकि चंद्र ने पूरे सन को कवर कर लिया है, बराबर ना। एन्युलर सोलर इक्लिप्स में क्या होता है कि आप ये चंद्र है जिसने मोस्ट ऑफ द पार्ट सन को कवर कर लिया है, लेकिन आप यहाँ से सन की रिंग देख सकते हो, ये रिंग देख सकते हो, बराबर ना। सन का कुछ एरिया आपको देखने को मिलेगा, बराबर ना। The moon covers the sun fully, but due to its relatively small size, the outer ring of the sun is completely visible from the earth, बराबर ना। उसके आउटर रिंग देखने को मिल रही है, तो ऐसे सोलर इक्लिप्स को क्या बोलते हैं? एन्युलर सोलर इक्लिप्स मिलता है, बोलते हैं, बराबर ना। और पार्शियल सोलर इक्लिप्स किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? पार्शियल, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मून सूर्य को पूरा कवर नहीं कर रहा है, बराबर ना। जो सन का जो फेज है, सन कैसा दिख रहा है? एक क्रिस्टल शेप जैसा दिख रहा है, बराबर ना। चंद्रमा जैसा ही दिख रहा है, जो आधा चंद्र होता है उसका ऐसा ऐसा ही दिख रहा है उसका शेप, बराबर ना। तो इसको बोलते हैं पार्शियल सोलर इक्लिप्स बोलते हैं, बराबर ना। और हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स किसको बोलते हैं? एक ऐसा सोलर सोलर इक्लिप्स कि जहाँ पे पार्शियल सोलर इक्लिप्स भी देखने को मिलता है, एन्युलर भी मिलता है और टोटल भी मिलता है, बराबर ना। मतलब जब मून धीरे धीरे पूरे सूर्य को कवर करेगा, वो सब कुछ दिखता है, तो ऐसे सोलर इक्लिप्स को बोलते हैं हाइब्रिड सोलर इक्लिप्स, बराबर ना। ओके, तो ये बहुत रेयर होता है हाइब्रिड तो वैसे, बराबर ना। तो लेकिन टोटली 4 टाइप के सोलर इक्लिप्स होते हैं, और अभी उसमें से कौन सा देखने को मिला है? टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिला है, जहाँ पे मून ने पूरे सूर्य को कवर किया है फ्रेंड्स, बराबर ना। कहाँ पे? नॉर्थ अमेरिका के अंदर। अभी टोटल सोलर इक्लिप्स कहाँ पे देखने को मिलता है? तो अगर मैं उसकी बात करूँ, तो आप यहाँ पे देखो कि अगर अगर कोई एरिया पृथ्वी का जो भी एरिया, ये वाला पॉइंट बनेगा, ये वाला पॉइंट है ना, ये पूरी पृथ्वी का 1% एरिया कवर करता है। ये वाला पॉइंट उम्रा रीजन में आता है। कौन सा रीजन में आता है? ये उम्रा रीजन है, ये जो डार्क किया हुआ ना वो उम्रा रीजन है, बराबर ना। तो ये वाले रीजन में जो भी पॉइंट आएगा वहां पे टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा फ्रेंड्स, बराबर ना। राइट, ओके। और जो पेनुम्ब्रा वाले रीजन में जो भी पॉइंट आएगा उसको सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, लेकिन टोटल सोलर इक्लिप्स कहाँ से देखने को मिलेगा? जो उम्ब्रा वाले रीजन में आएगा, बराबर ना, उसको टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलेगा, जो दुनिया का 1% पार्ट होता है, बराबर ना। तो इस बार कौन आया है? नॉर्थ अमेरिका, जहाँ पे यूएस, मेक्सिको और कनाडा कवर हुए हैं, बराबर ना। और एक बार अगर ये पॉइंट आया, तो अभी ये नेक्स्ट नेक्स्ट यही पॉइंट जहाँ पे टोटल सोलर इक्लिप्स कब देखेगा? अभी 400 साल के बाद देखेगा। कब दिखेगा आपको? 400 साल के बाद यही पॉइंट पे टोटल सोलर इक्लिप्स दिखेगा, बराबर। बाकी सोलर इक्लिप्स हर 11 महीने के बाद एक बार दिखता है, बराबर ना। टोटल सोलर इक्लिप्स हर 11 महीने के बाद एक बार दिखता है, लेकिन वही पॉइंट पे हर 400 साल में एक बार दिखता है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक समझ में आया होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि अ पर्टिकुलर स्पॉट ऑन द अर्थ विटनेस अ टोटल सोलर इक्लिप्स ओनली वंस इन 400 ईयर्स, बराबर ना। 400 साल के अंदर एक बार देखने को मिल रहा है। बाकी हर 18 महीने के अंदर, सॉरी, हर 18 महीने के अंदर एक बार टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है फ्रेंड्स, बराबर ना। और दुनिया का मात्र 1% एरिया में ही ये टोटल सोलर इक्लिप्स देखने को मिलता है, जो उम्रा वाला जो पार्ट है ना, वहीं पे देखने को मिलता है, बराबर ना। ओके, तो जैसे मैंने आपको समझाया कि टोटल सोलर इक्लिप्स वो सोलर इक्लिप्स का ही एक पार्ट है। टोटल 4 टाइप के सोलर इक्लिप्स होते हैं। एक तो टोटल, एक एन्युलर, एक पार्शियल जहाँ पे सन क्रेसेंट शेप का दिखता है, और हाइब्रिड जो बहुत ही रेयर होता है, बराबर ना। राइट, ओके। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर ना। चलो, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, कभी रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंटमेंट किए गए हैं 2 मेंबर्स का, कहाँ पे? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, बराबर ना। सेट, सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल, हमारे लिए ये न्यूज़ से ज़्यादा ये संस्था इंपॉर्टेंट है। ये संस्था क्या है उसके बारे में बात करते हैं। देखो, अगर मैं सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल की बात करूं फ्रेंड्स, तो ये संस्था एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो सेबी एक्ट 1992 के अंडर में काम कर रही है। ये संस्था का काम क्या है? तो सेबी, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी पीएफआरडीए, और इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो 3 संस्था है, सेबी जो कैपिटल मार्केट के ऊपर रेगुलेशन कर रहा है, पेंशन फंड रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो पेंशन फंड्स के ऊपर रेगुलेशन कर रहा है, और
इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इंश्योरेंस कंपनीज के ऊपर रेगुलेशन कर रही है। अगर ये तीन संस्था के अगेंस्ट में कोई कंप्लेंट दर्ज करवानी है तो आप कहाँ पे दर्ज कर सकते हो फ्रेंड्स? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, बराबर ना। तो यहाँ पे जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो कौन अपॉइंटमेंट करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट करती है, बराबर ना। तो यहाँ पे जस्ट रिसेंट न्यूज में क्यों है? क्योंकि ये दो मेंबर्स को अपॉइंट किया गया है, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेट क्या है वो आपको पता होना चाहिए कि सेबी, पीएफआरडीए और आईआरडीआई के जो कंप्लेंट्स, उनके अगेंस्ट में जो कंप्लेंट आपको दर्ज करवानी है वो कहाँ पे दर्ज करवा सकते हो आप? सिक्योरिटीज अपेलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, बराबर ना। ओके, हमने लास्ट लेक्चर में स्कोर्स प्लेटफॉर्म के बारे में सुना था। स्कोर्स प्लेटफॉर्म, स्कोर्स 2.0, याद आया होगा आपको। स्कोर्स 2.0 प्लेटफॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो कि अगर आप सेबी के अंडर में जितनी भी संस्था काम कर रही है, बराबर ना, लाइक स्टॉक ब्रोकर्स, लाइक म्यूचुअल फंड्स, बराबर ना, तो ऐसे कोई भी संस्था जो सेबी के अंडर में काम कर रही है, अगर आपको उनके अगेंस्ट में कंप्लेंट दर्ज करवानी है तो आप कौन से प्लेटफॉर्म में जा सकते हो? स्कोर्स प्लेटफॉर्म में जा सकते हो, बराबर ना। वहाँ पे ये स्कोर्स 2.0 के अंदर दो लेवल, रिव्यू के दो लेवल सेट किए गए हैं। एक तो रेगुलेटेड एंटिटी, सबसे पहले आपकी कंप्लेंट कहाँ पे जाएगी? रेगुलेटेड एंटिटी के पास। ओके, अगर रेगुलेटेड एंटिटी के द्वारा जो भी रिड्रेसल दिया गया है, अगर इन्वेस्टर उसे डिससेटिस्फाइड है तो वो कहाँ पे जा सकता है? डेजिग्नेटेड बॉडी के पास जा सकता है, डेजिग्नेटेड बॉडी के पास जा सकता है। और अगर डेजिग्नेटेड बॉडी के द्वारा जो रिड्रेसल दिया गया उससे भी इन्वेस्टर डिससेटिस्फाइड है तो वो कहाँ पे जा सकता है? सेबी के पास जा सकता है। और अगर सेबी ने जो सॉल्यूशन दिया उससे भी इन्वेस्टर डिससेटिस्फाइड है तो वो कहाँ पे जा सकता है? सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो इस तरीके से पूरा प्रोसेस होता है और ये ही संस्था सेट के बारे में अभी रिसेंट न्यूज है, बराबर ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्रेंड्स? मुंबई के अंदर है, ध्यान में रखना है। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया ने ओकुस को एक्सपांड करने की बात की है, बराबर ना। टू डिटर चाइना, उसके बारे में बात करें। अब ये ओकुस क्या है उसके बारे में बात करेंगे, और क्यों एक्सपांड करने की बात की है उसके बारे में बात करें। तो ओकुस एक ग्रुप है फ्रेंड्स, नाम से पता चलता है ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का, ये तीन कंट्री के द्वारा एक ग्रुप बनाया गया है, एक डिफेंस सिक्योरिटी ग्रुप बनाया गया है। कब बनाया गया था? 2021 के अंदर, बराबर ना। अभी इस ग्रुप के अंदर नए मेंबर्स को ऐड करने की बात चल रही है, बराबर ना, ताकि चाइना को इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना का सामना कर सके, बराबर ना, चाइना को डिटर कर सके, बराबर। ओके, तो ये ओकुस के बारे में बात करें। तो अगर मैं ओकुस के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो यूएस, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया आर सेट टू बीइंग टॉक्स ऑन ब्रिंगिंग द न्यू मेंबर्स इनटू देयर ओकुस सिक्योरिटी पैक्ट। उनका जो ये ओकुस सिक्योरिटी पैक्ट है उसमें नए मेंबर्स को ऐड करने की बात चल रही है ताकि इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चाइना के डिटरेंस को डिफेंड कर सके, राइट। और अगर मैं ओकुस की बात करूं, जैसे मैंने बात की 2021 में इस ग्रुप को बनाया गया था ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस के द्वारा। और उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है, सिक्योरिटी और डिफेंस इंटरेस्ट को बनाए रखना तीनों तीन कंट्रीज का, बिल्डिंग ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग एंड ऑनगोइंग बायलैटरल टाइज, बराबर ना। तो ये ऑब्जेक्टिव से इस ग्रुप को बनाया गया था। ये दो पिलर के ऊपर काम करता है ये ग्रुप। पिलर वन के अंदर ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट किया गया, किसके अंदर? न्यूक्लियर पावर सबमरीन की टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई। अगर आपको पता हो, हमने लास्ट ईयर ही पढ़ा था कि यूएस और यूके ने साथ में मिलके ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर पावर सबमरीन बनाने के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है। डायरेक्टली वेपन तो नहीं प्रोवाइड कर सकते बिकॉज ऑस्ट्रेलिया एक ट्रीटी साइन कर चुका है। ऑस्ट्रेलिया ने कौन सा ट्रीटी साइन किया है फ्रेंड्स? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये एनपीटी ट्रीटी को जो साइन करता है ना, उसको ना तो कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स दे सकता है, ना तो कोई देश उसके पास से न्यूक्लियर वेपन खरीद सकता है, बराबर ना। इसके लिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन देने की बात नहीं चल रही है, ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर वेपन के लिए टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने की बात चल रही है। और यूएस और यूके ने साथ में मिलकर इसी पार्टनरशिप के अंडर में, ओकुस ग्रुप के अंडर में, ऑस्ट्रेलिया को ये लास्ट ईयर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की, बराबर। जो पिलर टू है वो किसके ऊपर फोकस कर रहा है? मिलिट्री कैपेबिलिटी के ऊपर फोकस कर रहा है, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, साइबर अंडर सी, हाइपरसोनिक एंड काउंटर हाइपरसोनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर डोमेन्स। तो ये कैपेबिलिटी, मिलिट्री कैपेबिलिटी को इंप्रूव करने की बात चलती है पिलर टू के अंदर। तो ये दो पिलर के ऊपर ये ओकुस काम कर रहा है, बराबर ना, राइट। और अगर मैं बात करूं ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन की, तो ऑस्ट्रेलिया की जो न्यूक्लियर पावर सबमरीन के लिए जो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई है, वहां पे यूएस ने टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की है,
और यूके ने डिजाइन प्रोवाइड की है, बराबर, और ऑस्ट्रेलिया उसको मैन्युफैक्चर करेगा, बराबर ना। ओके। ओके। और ये ओकुस के द्वारा ऑस्ट्रेलिया जो सेवंथ कंट्री बना है कि जिसने न्यूक्लियर पावर सबमरीन की टेक्नोलॉजी परचेज की है। आफ्टर द यूके ऑस्ट्रेलिया सेकंड कंट्री बना है जिसने यूएस की टेक्नोलॉजी का यूज किया है, बराबर ना, ध्यान में रखना है। ओके। तो ये ओकुस ग्रुप, इसको अभी एक्सपांड करने की बात चली, इसके वो रिसेंट न्यूज में है। आई थिंक आपको इस न्यूज में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स का अभी रिसेंटली इसराइल के द्वारा डिप्लॉय किया गया है सी डॉम डिफेंस सिस्टम पहली बार, बराबर ना। तो ये सी डॉम डिफेंस सिस्टम क्या है उसके बारे में समझता है। देखो फ्रेंड्स, अगर मैं इसराइल की बात करूँ ना तो उसने आयरन डॉम आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ऑलरेडी इंप्लीमेंट करके रखा है। अब ये आयरन डोम डिफेंस सिस्टम का ही नवल वर्जन है। कौन सा? सी डोम डिफेंस वर्जन, बराबर ना। तो पहले हम आयरन डोम के बारे में समझेंगे कि आयरन डोम का काम क्या है, और उसके बाद हम सी डोम के बारे में समझेंगे, बराबर ना। अगर मैं आयरन डोम के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो इट इज इजराइल्स एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम that can be defend against the short range rockets intercepting them in the air above the state, बराबर ना। एक्चुअली ये जो आयरन डोम है फ्रेंड्स, वो इसराइल के द्वारा 2011 के अंदर लॉन्च किया गया था। इसका मेन मकसद क्या है कि फॉर एग्जांपल अभी इसमें तीन मेन कंपोनेंट है। कौन से तीन मेन कंपोनेंट है? एक तो रडार है, एक कंट्रोल सिस्टम है, और एक इंटरसेप्टर है जहां से रॉकेट लॉन्च हो सकते हैं। देखो, तीन मेन सिस्टम है। रडार, एक कंट्रोल सिस्टम, और एक रॉकेट लॉन्चर है जिसको बोलते हैं इंटरसेप्टर। ये तीन मेन कंपोनेंट हैं ये आयरन डोम के अंदर। ओके। अभी फॉर एग्जांपल कि अगर कोई दुश्मन देश ने कोई मिसाइल छोड़ी इसराइल के ऊपर, तो ये रडार रडार के रेंज में अगर वो मिसाइल आएगी तो तुरंत उसको डिटेक्ट करेगा। ये कंट्रोल सिस्टम उसकी पोजीशन लोकेट करेगा, और एक बार पोजीशन लोकेट हो जाए तो ये इंटरसेप्टर उसके उसके माध्यम से रॉकेट लॉन्च करेगा, और ये रॉकेट ये दुश्मन की ये मिसाइल को मार के गिराएगा, बराबर ना। तो ये जो दुश्मन की जो मिसाइल है जो इसराइल के ऊपर गिरने वाली थी वो हवा में ही मार दिया जाएगा, किसके द्वारा? ये रॉकेट लॉन्चर के द्वारा। ये पूरा मैकेनिज्म है आयरन डोम का। और 2011 से उसको ऑपरेशन किया गया है, और अभी तक जितने भी मिसाइल को उसने उड़ाया है उसमें 90% एक्यूरेसी के साथ वो काम कर रहा है, 90% एक्यूरेसी के साथ फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये आयरन डोम है जिसमें तीन मेन कंपोनेंट है, एक तो रडार, एक कंट्रोल सिस्टम, और इंटरसेप्टर जहाँ से रॉकेट लॉन्च हो सकता है, बराबर ना। ओके। और ये जो आयरन डोम है वो 2011 के अंदर किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एंड इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री, ये दोनों संस्था के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। इट इज अ कैपेबल ऑफ सक्सेसफुली हैंडलिंग मल्टीपल रॉकेट एट अ टाइम। ये एक साथ बहुत सारे रॉकेट को लॉन्च कर सकता है, बराबर ना। और उसकी जो रेंज है, उसकी रेंज 40 माइल्स है, बराबर ना। तो अगर 40 माइल्स और उससे कम एरिया के अंदर कोई भी रॉकेट आता है, कोई भी मिसाइल आती है, तो वो उसको मार के गिरा सकता है ये डिफेंस सिस्टम, बराबर ना। मल्टीपल रॉकेट एक साथ लॉन्च कर सकता है, बराबर ना। राइट। और ये 24/7 काम करता है रॉकेट सिस्टम, ये डिफेंस सिस्टम, और ये पोर्टेबल भी है, आप इसको दूसरी जगह पे लोकेट भी कर सकते हो फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। लेकिन ये जो आयरन डोम डिफेंस सिस्टम था इसराइल का, वो एक्चुअली उसका लैंड वर्जन है सेम डिफेंस सिस्टम शिप के अंदर माउंट किया जा सके, इसके लिए इसराइल के द्वारा उसका नवल वर्जन भी लॉन्च किया गया है, और उस नवल वर्जन को बोलते हैं सी डॉम फ्रेंड्स। क्या बोलते हैं? सी डॉम, बराबर ना। तो अगर हम सी डॉम के बारे में बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो सी डॉम है इसको डेवलप तो 2014 के अंदर क्या कर दिया गया था, लेकिन उसको ऑपरेशनल कब किया? 2022 के अंदर, बराबर ना। उसको ऑपरेशनल डिक्लेयर किया गया 2022 के अंदर, और पहली बार इसको डिप्लॉय किया गया है अभी सी डॉम को एक शिप के ऊपर, बराबर ना। राइट। तो यहाँ पे जैसे वो आयरन डोम के अंदर तीन कंपोनेंट थे, एक कंट्रोल सिस्टम, एक रडार, और एक इंटरसेप्टर, यहाँ पे तीनों तीन कंपोनेंट्स इंटीग्रेटेड है, बराबर ना। तीनों तीन एक साथ में ही माउंट किए गए हैं, बराबर ना। सी डॉम के अंदर आप उसको शिप के ऊपर माउंट कर सकते हो इस तरीके से, बराबर ना। ये सी डॉम है, बराबर ना। तो अगर कोई मिसाइल फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ रही है, तो वो उसको लोकेट करके हवा में ही मार के गिराएगा सब फ्रेंड्स, बराबर ना। ये सी डॉम का मेन मैकेनिज्म है, राइट। और इसराइल ने पहली बार ये सी डॉम को डिप्लॉय किया है रिसेंटली, इसके लिए वो रीजन न्यूज में है। बाकी उसको ऑपरेशनल तो कब डिक्लेयर किया गया था? 2022 के अंदर। उसको अनवील कब किया गया? 2014 के अंदर, बराबर ना। ओके।
राइट। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस के ऊपर, बराबर ना। और ये जो मिशन है इसरो का, उस मिशन के बारे में बात करें, जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस, बराबर ना। नाम से पता चलता है कि एक तो डेब्रिस जीरो करना है, कहाँ पे, ऑर्बिट्स के अंदर। ऑर्बिट्स के अंदर मतलब स्पेस के अंदर, डेब्रिस मतलब कचरा, जीरो करना है स्पेस के अंदर। तो ये जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस मिशन जो इसरो का है, उसके बारे में बात करें। ओके, अगर मैं फ्रेंड्स बात करूं, ये हमारा एक रॉकेट है, PSLV C45, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C45 नंबर का एक रॉकेट है, जो 4 स्टेज का है, 4 स्टेज का, राइट। स्टेज नंबर 1, ये उसका बॉटम है, बॉटम से यहाँ तक का जो लेंथ है वो स्टेज नंबर 1 कहलाया जाता है। स्टेज नंबर 1 और स्टेज नंबर 2, ये इतना स्टेज नंबर 2 है, ये इतना स्टेज नंबर 3 है, और ये जो बाकी का पोर्शन है, बराबर, वो कैसा है, स्टेज नंबर 4 है फ्रेंड्स, स्टेज नंबर 4 है, राइट। तो इस 4 स्टेज के अंदर ये रॉकेट काम करता है। अभी एक्चुअली इसमें जो मेन, जो रॉकेट का मेन काम क्या है फ्रेंड्स, जो हम रॉकेट लॉन्च करते हैं वो उसका मेन काम है सैटेलाइट्स को लॉन्च करना स्पेस के अंदर डिजायर्ड लोकेशन के ऊपर। तो ये जो सैटेलाइट होता है वो तो कौन से स्टेज में होता है, 4th स्टेज में होता है, बराबर ना, राइट। जो भी पेलोड होता है वो 4th स्टेज में होता है, लेकिन जो नीचे वाले जो 3 स्टेज है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज, उसमें मेनली फ्यूल होता है, बराबर ना। तो जब हम रॉकेट को लॉन्च करते हैं, तो जैसे ही सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज वाला फ्यूल खत्म होता है, जैसे ही वो खत्म हो जाए, बराबर, तो ये डिसमेंटल हो जाता है और वो अर्थ के ऊपर गिरता है। जैसे ही स्टेज 2 का फ्यूल खत्म हो गया फॉर एग्जांपल, तो वो भी डिसमेंटल हो जाता है, वो भी अर्थ के ऊपर गिरता है। जैसे ही स्टेज 3 का फ्यूल खत्म हो गया तो वो भी डिसमेंटल हो जाता है और वो भी अर्थ के ऊपर गिरता है। लेकिन जो ये जो स्टेज नंबर 4 के अंदर जो सैटेलाइट है, जब तक वो सैटेलाइट हम लॉन्च नहीं कर लेते स्पेस के अंदर, बराबर, तब तक वो काम करता है। स्टेज नंबर 4 का जो पार्ट है वो काम करता है, वर्किंग होता है, राइट। तो जैसे ही हम सैटेलाइट को उसके लोकेशन के ऊपर प्लॉट कर दे, तब ये जो स्टेज नंबर 4 है ना, वो ऑलरेडी स्पेस में घूमता रहता है, बराबर ना, एज ए डेब्रिस घूमता रहता है, क्योंकि अभी उसका कोई काम नहीं है। उसका जो काम था सैटेलाइट को लोकेट करना, उसने कर दिया। जैसे उसने लोकेट कर दिया सैटेलाइट को, उसके बाद ये स्टेज नंबर 4 जो वापिस पृथ्वी के ऊपर नहीं आ सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी स्पेस के अंदर बहुत दूर चला गया होता है। तो उसका जो पार्ट है ना, ये जो खाली पार्ट, जो अभी कोई काम का नहीं है, वो खाली पार्ट, वो स्पेस के अंदर ऑर्बिट्स में घूमते रहता है, राइट। अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूमते रहता है, राइट। लेकिन उसका कोई काम नहीं है, तो उसको बोलते हैं स्पेस डेब्रिस। क्या बोलते हैं, स्पेस डेब्रिस। तो ऐसे बहुत सारे देश, ऐसे बहुत सारे रॉकेट लॉन्च करते हैं, और ये सभी रॉकेट का ये वाला पार्ट जो सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए हम काम में लेते हैं, वो सैटेलाइट को लॉन्च करने के बाद वो क्या हो जाता है, कुछ भी काम में नहीं रहता, वो डेब्रिस बन जाता है। उसको ही बोलते हैं स्पेस डेब्रिस फ्रेंड्स। उसको क्या बोलते हैं, स्पेस डेब्रिस। आई थिंक आपको स्पेस डेब्रिस की डेफिनेशन समझ में आई होगी। और अगर मैं स्पेस डेब्रिस की बात करूँ ना फ्रेंड्स, तो 1957 के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर दिख रही थी। अब ये 2005 के अंदर ये स्पेस डेब्रिस कितना बढ़ गया है पृथ्वी के एटमॉस्फेयर के आसपास। 2018 के अंदर देखो आप, ये रियल पिक्चर है। और 2030 के अंदर ऐसी सिचुएशन होने की संभावना है अगर हमने इस डेब्रिस को कंट्रोल नहीं किया तो फ्रेंड्स, बराबर ना। तो ये डेब्रिस डेब्रिस क्यों बनता है, क्योंकि हम इसका कोई काम नहीं लेते। इसके अंदर से इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो खत्म हो जाता है, और फिर भी वो घूमते रहते हैं, इसके लिए वो डेब्रिस बन जाता है। लेकिन इसरो के द्वारा क्या एक टेक्निक यूज की गई है, कि अभी से हम जो जो भी हमारे रॉकेट लॉन्च करेंगे, उसके अंदर जो ये स्टेज नंबर 4 है ना, स्टेज नंबर 4, उसके अंदर हम सैटेलाइट तो रखेंगे, बराबर ना, लेकिन एक और प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे, पोयम प्लेटफॉर्म, पोयम। ये पोयम प्लेटफॉर्म हम लॉन्च करेंगे। यहाँ पे जब ये स्टेज नंबर 4 के माध्यम से सैटेलाइट को उसके लोकेशन पे रखा जाएगा, तब ये पोयम प्लेटफॉर्म तो उसके स्टेज नंबर 4 में ही रहने वाला है। और जब ये स्टेज नंबर 4 जो पहले बिना काम के घूमता घूमता रहता था, अभी ये पोयम प्लेटफॉर्म भी उसके अंदर होगा, ये पोयम भी उसके अंदर होगा। और ये पोयम क्या करेगा, अर्थ के एटमोस्फेयर को, अर्थ के आसपास की चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगा। वो कंटिन्यूसली जितना टाइम वो घूमेगा उतना टाइम वो अर्थ के आसपास की चीजों को इन्वेस्टिगेट करेगा। तो जो कचरा अभी तक ऐसे ही घूम रहा था, वो अभी ऐसे ही नहीं घूमेगा, उसका कोई ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो अभी वो कचरा नहीं कहलाया जाएगा फ्रेंड्स, बराबर ना। समझ में आया, वो कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहेगा। तो ये पोयम, अभी इसरो ने डिसाइड किया कि हम PSLV C58, जो अभी हमने रिसेंटली कुछ समय पहले हमने करंट अफेयर में कवर किया था, PSLV C58 के माध्यम से इसरो के द्वारा एक्सपोजेट सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। एक्सपोजेट, अगर आपको पता हो फ्रेंड्स,
एक्सपो से सैटेलाइट लॉन्च किया गया है एक्सरेज को स्टडी करने के लिए। उस सैटेलाइट के अंदर फोर्थ स्टेज में इसरो ने ये पोएम प्लेटफॉर्म को फिट किया था, पोएम प्लेटफॉर्म को, बराबर ना। और ये पोएम प्लेटफॉर्म क्या करेगा, जो जो वो खाली फोकट का अभी तक स्टेज नंबर 4 घूमता रहता था, उसकी जगह पे कुछ ना कुछ ये इन्वेस्टिगेट करता रहेगा, बराबर ना। ओके, तो ये है इसरो का जीरो ऑर्बिटल डेब्रिस मिशन, बराबर ना। कि भाई हम अभी जो खाली फोकट का कचरा नहीं घूमने देंगे, हम उसके अंदर कुछ डिवाइस फिट कर लेते हैं जो कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहेगा, बराबर ना। ओके, तो पोएम का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल इज एन एक्सपेरिमेंटल मिशन बाय द इसरो which performs in orbit scientific experiments during the fourth stage of the polar satellite launch vehicle, right? और ये PSLV is a four stage rocket where the first three stages fall back into the ocean and the fourth and final stage after launching the satellite into the orbit and ends up a space junk। तो अभी तक वो स्पेस जंक बनता रहता था, लेकिन अभी उसके अंदर क्या फिट करना है? पोएम फिट करना है, पीएसएलवी ऑर्बिटल एक्सपेरिमेंटल मॉड्यूल, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ग्रीन एनर्जी पार्क के ऊपर, बराबर, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, उसके बारे में बात करते हैं। आप ये देख सकते हो कितना बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क यहाँ पे डेवलप हो रहा है। ये गुजरात का जो रन ऑफ कच्छ है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ, बराबर ना, उसी का एरिया है, बराबर ना। ये सभी पार्ट के अंदर ग्रीन एनर्जी पार्क डेवलप हो रहा है, बराबर ना। इसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से सोलर पैनल्स और विंड टर्बाइन्स यहाँ पे इंस्टॉल किए जाएंगे और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी पार्क डेवलप किया जाएगा, बराबर ना। ओके, तो इसके बारे में बात करें तो न्यूज़ में क्यों है, तो कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क नाउ इन इंडिया, जो 5 गुना बड़ा होगा पेरिस से, बराबर ना। और ये कहाँ पे डेवलप हो रहा है? खावड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जो कच्छ के अंदर जो खावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे ये पार्क डेवलप हो रहा है। उसके लिए उसका नाम क्या है? खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क, बराबर ना। गुजरात के अंदर है, कच्छ। आप एक्जैक्टली लोकेशन देख सकते हो। तो ये जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, ये दोनों पार्ट, ये ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, ये लिटिल रन ऑफ कच्छ है। तो ये जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है जहाँ पे खावड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे ये प्लांट, ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो डेवलप हो रहा है फ्रेंड्स, बराबर ना। जिसको खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क भी डेवलप बोला जाएगा, बराबर ना, जो दुनिया का सबसे बड़ा होगा। और ये पेरिस से 5 गुना ज्यादा बड़ा है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, और इस पार्क को डेवलप करने के लिए अदानी ग्रुप, यहाँ पे कौन डेवलप कर रहा है इस पार्क को? अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड डेवलप कर रही है। और इसके लिए उसने 1.5 लाख करोड़ का बजट अलोकेट किया है इस पार्क को डेवलप करने के लिए, जो 30 गीगावाट 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा फ्रेंड्स, बराबर ना। और ये 30 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से हम बहुत सारे देशों को, लाइक बहुत सारे जो छोटे छोटे देश है, लाइक बेल्जियम, चिली, स्विट्जरलैंड, बराबर, ये सभी को भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। इतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे जनरेट होगा, बराबर, इस रिन्यूएबल एनर्जी पार्क के माध्यम से। 30 गीगावाट फ्रेंड्स, बराबर ना। और अभी तक 2 गीगावाट ऑलरेडी जनरेट हो चुका है। और ये जो फाइनेंशियल ईयर है 2024-25 का, वहाँ पे और 4 गीगावाट का टारगेट है। और फिर हर एक साल में 5-5 गीगावाट ऐड किया जाएगा, ऐसे करके 30 गीगावाट का ये रिन्यूएबल एनर्जी पार्क डेवलप करना है फ्रेंड्स, बराबर ना। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है जो दुनिया का सबसे बड़ा होने वाला है, वो हमारा इंडिया का जो टारगेट है कि भाई हमको 2070 तक हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन कैसा होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। मतलब हम जितना भी कार्बन एमिशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके सामने हम उतनी ही रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे, ताकि हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन कितना हो जाए? जीरो। कब तक? 2070 तक वो हमारा टारगेट अचीव हो पाएगा। और और हमारा दूसरा टारगेट है कि 500 गीगावाट हम इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल सोर्सेज से प्रोड्यूस करेंगे 2030 तक। ये दोनों टारगेट को अचीव करने के लिए ये पार्क बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा फ्रेंड्स, बराबर ना। राइट, ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ पे समझ में आया होगा। दुनिया का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पार्क खावड़ा डिस्ट्रिक्ट रन ऑफ कच्छ के अंदर डेवलप हो रहा है अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के द्वारा। टोटल 1.5 लाख करोड़ रुपीस अलोकेट किए हैं अदानी ग्रीन एनर्जी के द्वारा इस पार्क को डेवलप करने के लिए। 30 गीगावाट की उसकी कैपेसिटी है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की, और अभी 2 गीगावाट प्रोड्यूस हो चुके हैं। इस साल का टारगेट है एडिशनल 4 गीगावाट प्रोड्यूस करना, और उसके बाद आने वाले हर एक साल के अंदर 5-5 गीगावाट ऐड किए जाएंगे, बराबर ना। और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है, जो भारत का टारगेट है 2070 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन प्रोड्यूस करना, और 2030 तक नॉन फॉसिल सोर्सेज का जो कंट्रीब्यूशन है 500 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने का, वो दोनों टारगेट को अचीव करने में मदद करेगा, बराबर ना। राइट, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली साइबर क्राइम के ऊपर एक रिपोर्ट आया,
और इसमें इंडिया का रैंक आया 10th, बराबर ना। तो इसके बारे में बात करें तो अभी रिसेंटली एक साइबर क्राइम इंडेक्स जिसका नाम है वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स, कि दुनिया के अंदर अलग अलग लोकेशन पे कितना साइबर क्राइम प्रवर्तमान है उसको यहाँ पे स्टडी किया गया। और ये इंडेक्स को 3 साल इसके ऊपर इंटेंसिव रिसर्च किया गया। उसके बाद इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। और ये पूरी इंटरनेशनल टीम लगाई गई थी इस इंडेक्स को तैयार करने के लिए। और 3 साल के बाद, 3 साल के रिसर्च के बाद इस इंडेक्स को लॉन्च किया गया है, बराबर ना। तो वर्ल्ड साइबर क्राइम इंडेक्स की अगर हम बात करें तो इट आइडेंटिफाइज द ग्लोबल्स मेजर साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स बाय रैंकिंग द मोस्ट सिग्निफिकेंट सोर्सेज ऑफ द साइबर क्राइम एट द नेशनल लेवल, बराबर ना। तो एक्चुअली इस इंडेक्स के माध्यम से जो जब सबसे ज्यादा जहाँ पे साइबर क्राइम हो रहा है, जहाँ से साइबर क्राइम हो रहा है, ऐसे हॉटस्पॉट्स को यहाँ पे इंडिकेट किया गया है, बराबर ना। राइट। और ये जो इंडेक्स को तैयार किया है किसके द्वारा किया गया है, तो दो यूनिवर्सिटी के द्वारा, एक तो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड और यूनिवर्सिटी ऑफ कैनबेरा। ये दो संस्था के द्वारा इस इंडेक्स को तैयार किया गया फ्रेंड्स, बराबर ना। इंडेक्स के अंदर क्या अलोकेट किया गया है कि दुनिया के अंदर साइबर क्राइम कहाँ से ज्यादा हो रहे हैं, उसके जो हॉटस्पॉट्स है वो कहाँ पे सबसे ज्यादा है, बराबर ना। उसका यहाँ पे रिसर्च किया गया है। और इस डेटा को तैयार करने के लिए ऑल अराउंड द वर्ल्ड 92 लीडिंग साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स को यहाँ पे हायर किया गया था। और उन्होंने बहुत सारे इन्वेस्टिगेशंस किए तब जाके इस रिपोर्ट को तैयार किया। और 100 कंट्रीज का यहाँ पे सर्वे किया गया अलग अलग कैटेगरी के अंदर, लाइक रेंसमवेयर, क्रेडिट कार्ड, थेफ्ट, स्कैम, ये अलग अलग कैटेगरी के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया गया कि सबसे ज्यादा कौन से सेक्टर में साइबर क्राइम हो रहा है और कहाँ से हो रहा है, बराबर ना। और इस रिपोर्ट के अंदर सबसे ज्यादा साइबर क्राइम कहाँ से हो रहा है फ्रेंड्स, रशिया से, बराबर ना। उसके बाद सेकंड नंबर पे यूक्रेन, चाइना, यूएसए, नाइजीरिया एंड रोमानिया। और इंडिया का रैंक कहाँ पे है, 10th नंबर पे, जो ज्यादा अच्छा नहीं है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। तो researchers also found that the certain kinds of the cyber crime were associated with the particular countries, के कुछ साइबर क्राइम कुछ कंट्री के साथ ही एसोसिएटेड है। फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर सबसे ज्यादा डेटा और आइडेंटिटी थेफ्ट का साइबर क्राइम देखने को मिलता है। और चाइना के अंदर सबसे ज्यादा जो टेक्निकल प्रोडक्ट्स के रिलेटेड जो साइबर क्राइम्स होते हैं ना, लाइक हैकिंग वगैरह, वो चाइना में देखने को मिलता है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो साइबर क्राइम के ऊपर हॉटस्पॉट यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किए गए 92 रिसर्चर्स के द्वारा। और ये जो रिपोर्ट तैयार किया गया ऑक्सफोर्ड और कैनबेरा यूनिवर्सिटी के द्वारा तैयार किया गया है। और इंडिया का रैंक उसके अंदर कौन सा है, 10th नंबर पे है। टॉप किसने किया है, रशिया के द्वारा किया गया, बराबर ना। ओके। तो आई थिंक आपको इस रिपोर्ट के अंदर समझ में आया होगा फ्रेंड्स। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा अनाउंस किया गया कि मुंबई हमारा पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनेगा, बराबर ना। इसके बारे में बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बहुत एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, बराबर ना। चलो। तो अभी रिसेंट न्यूज में क्यों है, तो आर्म फोर्सेस आर प्लानिंग टू टर्न मुंबई इनटू द फर्स्ट ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन इन द कंट्री फॉर द आर्मी, नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, बराबर ना। तो मुंबई पहला मुंबई फर्स्ट लोकेशन बनने वाला है जहां पे हम पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने वाला है, बराबर ना। ऐसा अभी आर्म फोर्सेस के द्वारा अनाउंस किया गया है, बराबर। तो ये सबसे पहले तो कॉमन डिफेंस स्टेशन क्या होते हैं, तो एक्चुअली ये कॉमन डिफेंस स्टेशन एक ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पे इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और एयरफोर्स, ये तीनों के फोर्सेस साथ में मिलके काम करें। इन तीनों के कंबाइंड ऑफिस हो, इन तीनों के रिसोर्सिस को इंटीग्रेट किया जाए और ऑप्टिमम वे से हम इसका यूज कर सके, बराबर ना। तो ये ऑब्जेक्टिव से हम कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने की बात चल रही है, बराबर ना। तो कॉमन डिफेंस स्टेशन सबसे पहला कहाँ पे बनने जा रहा है, मुंबई के अंदर, बराबर ना। ओके। अभी ये आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के द्वारा ये तीनों तीन को कंबाइन करके एक ऑफिस बनाने की बात चल रही है, ताकि हम इनका जो तीनों तीनों को इंटीग्रेट करके हम इसका काम संभाल सके, बराबर ना। हमारी जो डिफेंस सिस्टम है और ज्यादा मजबूत हो सके, इस उस ऑब्जेक्टिव से इस स्टेशन को बनाया जा रहा है। टोटल 3 डिफेंस स्टेशन ऐसे बनाने हैं, कॉमन डिफेंस स्टेशन। एक तो पहला मुंबई में बनाना है। और ये मुंबई वाला जो डिफेंस स्टेशन है वो कौन हेड करेगा, तो नेवी हेड करेगी। सेकंड बनाना है सुलूर के अंदर, जो कोयम्बतूर के नजदीक में है। और थर्ड बनाना है गुवाहाटी के अंदर, आसाम के अंदर। जो कोयम्बतूर वाला जो कॉमन डिफेंस स्टेशन होगा उसको कौन लीड करेगा फ्रेंड्स, एयरफोर्स लीड करेगी। और जो गुवाहाटी वाला जो स्टेशन है उसको आर्मी लीड करेगी फ्रेंड्स, बराबर ना। तो अभी उसमें से पहला मुंबई के अंदर बनने जा रहा है जिसको नेवी लीड करेगी, बराबर ना। कॉमन डिफेंस स्टेशन का मेन काम है
जो तीनों तीन फोर्सेस हैं उसको इंटीग्रेट करके उनकी कैपेबिलिटी को इंटीग्रेट करके कंबाइन करके डिफेंस सिस्टम को और मजबूत बनाना, ताकि हम सब तीनों तीन फोर्सेस कोलाबरेटिव होकर काम कर सके, उनकी एफिशिएंसी बढ़ सके, बराबर ना। तो इस ऑब्जेक्टिव से कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाए रहे, बराबर ना। तीन स्टेशन बनाने की प्लानिंग है। एक है मुंबई में, सेकंड सुलूर कोयम्बतूर के अंदर, और थर्ड है गुवाहाटी, बराबर। ओके। अभी कॉमन डिफेंस स्टेशन बनाने की बात कहाँ से आई फ्रेंड्स, तो एक एक कॉन्सेप्ट है थियरटाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस। ये थियरटाइजेशन ऑफ द आर्म फोर्सेस क्या होता है फ्रेंड्स, तो इसके अंदर it is a concept which seeks to integrate the capabilities of the three service army, air force and navy। ये जो थिएटराइजेशन है उसके अंदर आर्मी, एयरफोर्स और नेवी का जो कैपेबिलिटी है ना उसको इंटीग्रेट करने की बात चलती है, ताकि हम ऑप्टिमली यूज कर सके उनके रिसोर्सेज को, उनके ऑपरेशंस को, बराबर ना। तो ये जो इसके लिए ये आर्म फोर्सेस को थिएटराइज करने के लिए थिएटर कमांड बनाने की बात चली। और थिएटर कमांड विल बी क्रिएटेड बाय द इंटीग्रेटिंग एलिमेंट्स और असेट्स फ्रॉम ऑल द थ्री सर्विस। तो यहाँ पे आर्म फोर्सेस को थिएटराइज क्यों किया जा रहा है, ताकि हम उसकी कैपेबिलिटी को क्या कर सके, इंटीग्रेट कर सके, उनकी कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर सके, ताकि हमारा डिफेंस सिस्टम और मजबूत बने, बराबर ना। और ऐसा कॉन्सेप्ट ऑलरेडी बहुत मेजर कंट्रीज में चल रहा है, लाइक चाइना, रशिया, यूएस, यूके, ये सभी जगह पे ये जो आर्म थिएटराइजेशन है उसका कॉन्सेप्ट चल ही रहा है कि यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि चाइना का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है, ये थिएटर कमांड का मतलब क्या हो गया, तो ये जगह पे ये जो ऑफिस है वेस्टर्न थिएटर कमांड की, वहाँ पे चाइना की एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, ये तीनों तीन साथ में मिलकर काम करते हैं, बराबर ना। तो चाइना का जो वेस्टर्न थिएटर कमांड है वो कहाँ पे हैंडल कर रहा है, तो इंडिया के जो बॉर्डर्स है उसके साथ हैंडल कर रहा है, बराबर ना। तो नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों तीन मिलकर काम कर रहे हैं, तो डिफेंस सिस्टम और मजबूत हो जाती है, बराबर ना। तो ऐसी थिएटर कमांड बनाने की बात चल रही है इंडिया के अंदर। और इंडिया के अंदर ऑलरेडी ऑलरेडी अगर हम बात करें तो दो थिएटर कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड है दो। कौन कौन से, एक तो अंडमान निकोबार कमांड और एक है स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड जो न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर काम कर रहा है। ये दो कमांड को हमने 2001 के अंदर डेवलप किया था, बराबर ना। तो जिस तरीके से ये दो ट्राई सर्विस कमांड है, ऐसे बहुत सारे ट्राई सर्विस कमांड्स डेवलप करने की जरूरत है डिफेंस सिस्टम को मजबूत बनने के लिए। इसके लिए यहाँ पे थियरटाइजेशन का कॉन्सेप्ट लाया गया है। आर्म्स को थिएटाइज करना मतलब तीनों तीन फोर्सेस की कैपेबिलिटी को कंबाइन करना, बराबर ना। और इसी के लिए और उसी के अंडर में, इसी ऑब्जेक्टिव के अंडर में ये कॉमन डिफेंस स्टेशन को डेवलप करने की बात चल रही है फ्रेंड्स। और इसमें से पहला कहाँ पे बनेगा, मुंबई के अंदर बनेगा। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, क्या अभी रिसेंटली एनसीईआरटी के द्वारा अपने क्लास 12 की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक के अंदर कुछ रिवीजन किया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस रिवीजन के अंदर क्या बोला गया है कि जो हड़प्पन्स हैं उनको इंडिजिनियस बताया गया है, कौन सी साइड का, राखी गढ़ी साइड का। इसके बारे में समझे फ्रेंड्स, बराबर ना। तो अगर मैं बात करूं, अगर आपको पता हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, ये सिविलाइजेशन कब हुआ करता था, आज से 6500 बीसी के पहले, मतलब 6500 साल पहले, 6500 साल पहले की बात है, बराबर ना। तब ये सिविलाइजेशन हुआ करता था जिसको हम बोलते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। एक ऐसी सिविलाइजेशन जो कहाँ पे बसा करती थी, सिंधु नदी के किनारे बसा करती थी, बराबर ना। तो ये जो सिंधु नदी के किनारे जो सिविलाइजेशन थी उसमें मेनली कौन कौन से लोकेशन आते हैं, तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, फिर जो गनवेरी वाला है जो अभी पाकिस्तान में है, और धोलावीरा, ये चार पांच लोकेशन वो सिंधु नदी के किनारे हुआ करते थे उस टाइम पे, बराबर ना। और यहाँ पे बसने वाली जो सिविलाइजेशन है उसको क्या बोलते थे, इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलते थे, हड़प्पन सिविलाइजेशन। नॉर्मली हड़प्पन लोग थे यहाँ पे, बराबर ना। आज से 6500 साल पहले की बात चल रही है, बराबर ना। और अभी रिसेंटली कुछ आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा कुछ इन्वेस्टिगेशन किए गए, और जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर जो चीजों को देखने को मिल रहा था, जो उनकी रहनी करनी थी, ऐसी सेम रहनी करनी वाले कुछ सबूत यहाँ पे एक ऐसी साइट पे, कौन सी साइट पे, राखीगढ़ी साइट पे मिले। ये राखीगढ़ी साइट कहाँ पे है फ्रेंड्स, तो राखीगढ़ी साइट है ना, ये हिसार डिस्ट्रिक्ट में है, हरियाणा के। तो ऐसा माना जा रहा है कि भाई यहाँ पे राखीगढ़ी में भी हड़प्पन्स बसते होंगे उस जमाने में। तो ये राखीगढ़ी साइट को अभी इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट बताया गया है। तो अभी तक मात्र कितने साइट थे, मात्र इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर मात्र चार, हड़प्पा, मोहिंजोदड़ो, ये गनवेरी वाला और धोलावीरा, और अभी फिफ्थ ऐड हो चुका है कौन सा,
राखी गढ़ी जो कहाँ पे बिलोंग करता है फ्रेंड्स, हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा के अंदर, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रिवीजन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।